मोबाइल। नमस्कार। अहम डॉक्टर विजय प्रसाद शुक्ला। अद्य विश्व संस्कृत दिवसो विद्यते। विशेषक कार्यक्रमेस्मिन् भवतां समेषां दर्शकानाम् अभिनंदनं शुभेच्छा च। संस्कृतस्य किं वैशिष्ट्यम्? सर्वप्रथमम् इदमेव विचारणीयम्। यस्य श्रवणमात्रेण शुद्धं भवति मानसं कर्णानंदकरं नित्यं संस्कृतं श्रूयते मया। रसालं मधुरं सत्यं शास्त्रपूतं हितं मृदुः प्रीतिदं प्रेरकं नित्यं संस्कृतं भाष्यते मया। उत्साहवर्धकं कांतं वीर्यबुद्धि प्रमोदकं काव्य शास्त्रमयं नित्यं संस्कृतं पठ्यते मया। सरलम मानकम शुद्धम गुणालम कृत विभूषितम सौहार्दजनकम नित्यम संस्कृतम लिख्यते मया। संस्कृते वर्तते ज्ञानम विज्ञानम च महोन्नतम मोदेन श्रद्धया नित्यम संस्कृतम ज्ञायते मया। पुण्यदाः शांतिदाश्चैव संस्कृतस्य गिरः खलुः आनंददायकम नित्यं संस्कृतं ध्यायते मया। सदाचार प्रदम पूतम धर्म संस्कृति बोधकम लोकोत्कर्ष करम नित्यम संस्कृतम धार्यते मया। इतनी विशेषताएं हैं संस्कृत की। अन्य कोई विशेषताएं होंगी तो हमारे बीच दो दो विशेषज्ञ उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं दोनों विशेषज्ञों का परिचय आपके बीच करा लूं, उसके बाद संस्कृत की क्या विशेषता, क्या इसकी उपयोगिता, क्या प्रासंगिकता, क्या महत्व, कई विषय होंगे जिन विषयों को लेकर हम आपके बीच उपस्थित होंगे। हमारी बाईं ओर उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ल महोदय। आप रांची विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। आप कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व प्रतिकुलपति रह चुके हैं और उससे भी बड़ी बात, आप राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी रह चुके हैं। और ठीक इनके बगल में है श्री डॉक्टर शैलेश कुमार मिश्र जी। आप गणपति संस्कृत महाविद्यालय रांची के साहित्य के व्याख्याता हैं। आप काफ़ी प्रतिभाशाली प्राध्यापक हैं। मैं आप दोनों से सवाल करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ल जी महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, क्या विशेषता देखते हैं संस्कृत में आप? यह तो ऐसा विषय है कि जिसके विषय में क्या कहा जाए। इसकी विशेषताएं तो इतनी अधिक हैं कि जिनका बखान करना संभव नहीं है। फिर भी यह हमारी संस्कृति में विराजमान सर्वप्राचीन भाषा है और कहा जाता है संस्कृति संस्कृताश्रया। यह संस्कृति जो है वह संस्कृत पर ही आश्रित है जी। और इस तरह से संस्कृत भाषा जो कि बहुत ही प्राचीन भाषा है, इसके विषय में कह पाना मुश्किल है कि कब से इस भाषा का प्रयोग हो रहा है। इसके भी दो रूप हमें प्राप्त होते हैं, एक वैदिकी भाषा जी और दूसरी है लौकिकी भाषा। तो वैदिकी भाषा वेदों में जो भाषा निबद्ध है उसे वैदिकी भाषा कहते हैं और उसके बाद की जो भाषा है वह लौकिकी भाषा है या आधुनिक भाषा है। परंतु आधुनिक भाषा होते हुए भी ऐसा नहीं है कि हाल में इसका प्रयोग शुरू हो गया, नहीं, बहुत ही प्राचीन भाषा है लौकिक संस्कृत भाषा भी। यदि हम इसके विषय में थोड़ा सोचें, कब से लौकिक संस्कृत भाषा है कह पाना मुश्किल है।
का जो सर्व प्राचीन संस्कृत में ग्रंथ मिलता है वह है महर्षि यास्क के द्वारा प्रणीत निरुक्त जी। और निरुक्त का भी काल 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व है। तो इस तरह से बहुत प्राचीन भाषा है। और स्वयं निरुक्तकार यास्क ने भी अपने से पूर्ववर्ती 13 निरुक्तकारों का उल्लेख किया है। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना प्राचीन यह है। तो इस तरह से संस्कृत भाषा, वहाँ पर उल्लेख आता है, संस्कृत शब्द का नहीं उल्लेख है, वहाँ पर भाषा शब्द का उल्लेख है। इति भाषायाम इत्यन्वध्याये, यह स्थान स्थान पर निरुक्तकार यास्क ने लिखा है। भाषायाम का अर्थ वहाँ पर है लौकिक संस्कृत भाषा, और अन्वध्याय इत्यादि का अर्थ है वैदिक भाषा जी। तो लौकिक संस्कृत की शुरुआत हम वहीं से कर सकते हैं जहाँ पर कि भाषा शब्द का प्रयोग है जी। इसके बाद वही भाषा शब्द आगे चलकर राजशेखर के समय में पाली प्राकृत इत्यादि के विषय में हो गया। और वही भाषा शब्द जब तुलसीदास आए तो उन्होंने नाना पुराण निगमागम संगत रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो, और फिर कहते हैं भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनूति। तो इस तरह से वहाँ पर भाषा शब्द का अर्थ अवधि ब्रज इत्यादि हो जाता है। तो भाषा शब्द इस तरह से प्राचीन शब्द है। और कहा जाए कि संस्कृत के लिए भाषा शब्द का प्रयोग चलता था पहले, यानी वह बोलचाल के स्तर पर भाषा होती थी, जिसका उल्लेख निरुक्तकार ने किया है जी। तो भाषते अनया इति भाषा। प्रश्न उठता है कि संस्कृत भाषा सर्व प्राचीन भाषा, जैसा आपने कहा प्राचीनतम भाषा है ये, इसीलिए इसको देव भाषा भी कहते हैं। वैदेशिक विद्वान H.H. विल्सन, इन्होंने संस्कृत की महत्ता के विषय में प्रकाश डाला है। न जाने किम ही माधुर्यम वर्तते अत्र संस्कृते सर्वदेव समुन्मत्ता येन वैदेशिका वयम अमृतम मधुरम सम्यक संस्कृतम ही ततोधिकम देव भोग्यमिदम यस्मात् देव भाषेति कथ्यते। सर्वप्रथम संस्कृत को देव भाषा कहा गया। आप डॉक्टर शैलेश जी इस मत से कहाँ तक सहमत हैं, और जब इतनी मधुरता संस्कृत में है तो भारत में ये मधुरता कैसे दिख पड़ेगी? थोड़ी सी इस पर आप व्याख्या करें। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरी ओर से संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं। आपने संस्कृत और माधुर्य के संबंध की चर्चा की है, तो मैं स्मरण दिलाना चाहूँगा कि माधुर्य का मूल संगीत है और संगीत का मूल है संस्कृत जी। गीतिषु सामाख्या, हमारे सामवेद से संगीत का उद्भव हुआ है, यह जगत विदित है। तो निश्चित रूप से संस्कृत में मधुरता का समावेश होना ही है। दूसरी एक बात मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि संस्कृत का साहित्य, चाहे वह वेद हो, हमारे 18 पुराण हों, महाकाव्य हों, अधिकांश छंदोबद्ध हैं और छंदोबद्ध रचनाएं गेय होती हैं जी। इसलिए उसमें माधुर्य का समावेश पाया जाता है। तो निश्चित रूप से उस वैदेशिक विद्वान की उक्ति सत्य प्रतीत होती है कि संस्कृत में मधुरता है जी। तो ये चर्चा हुई संस्कृत में मधुरता है, और जब वैदेशिक विद्वान इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, हमारे विद्वानों ने भी स्वीकार किया है, और खासकर गुणों की चर्चा हम करें, ओज, प्रसाद और माधुर्य, ये 3 गुण तो संस्कृत से ही अनुस्यूत हुए हैं। एक सूक्ति आती है, भारतस्य हितम संस्कृते निहितम, और ये सूक्ति मैं देखता हूँ प्राचीन परंपरा को लेकर चलूँ
तो ये देखने को मिला है कई आविष्कार प्राचीन समय में हो चुके हैं ऋषियों महर्षियों के द्वारा। अगर भारत का हित हम देखना चाहें तो इन ऋषियों के द्वारा ही भारत का हित संभव हो सका है, जिसके चलते पूरा विश्व उस हित से आप्यायित है। परमाणु सिद्धांत का आविष्कार किया महर्षि कणाद ने, वायुयान सिद्धांत महर्षि भारद्वाज ने, शुल्ब सूत्र बोधायन ने, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन के विषय में, पतंजलि ने आविष्कार किया है। योग सूत्र धन्वंतरी ने और भारद्वाज ने, आयुर्वेद चरक ने, शल्य चिकित्सा सुश्रुत ने, औषधि विज्ञान सुश्रुत ने, रसायन शास्त्र एवं धातु विज्ञान नागार्जुन ने, व्याकरण शास्त्र पाणिनि ने, विद्युत उत्पादन अगस्त्य ने, शून्य एवं दशमलव प्रणाली जिसके चलते आज हम अंतरिक्ष तक जा रहे हैं आर्यभट्ट ने, खगोल विज्ञान नक्षत्र एवं ग्रहों की खोज ये महर्षि गर्ग ने किया है, शिल्प एवं वास्तु विश्वकर्मा ने, और राजनीति एवं अर्थशास्त्र आचार्य चाणक्य ने। इतने आविष्कार हो चुके हैं जिनकी पुनरावृत्ति आज के पाश्चात्य विद्वानों ने अपना नाम देकर किया है, लेकिन हम इस भूल में हैं कि ये सारे आविष्कार तो पाश्चात्य विद्वानों ने किया है। आज उससे ऊपर उठने की आवश्यकता है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, संस्कृत में तो सारा ज्ञान निहित है, आज हम उसको उद्घाटित नहीं कर पा रहे हैं। इसमें दो कारण मुख्य रूप से आते हैं। एक तो यह है कि संस्कृत के जो ज्ञाता हैं वो विज्ञान को उस तरह से नहीं जानते हैं जी, और विज्ञान के जो ज्ञाता हैं वो संस्कृत को उस रूप में नहीं जानते हैं जी। तो इन दोनों का समन्वय कैसे होगा जिसमें कि उस भेद को हम खोल सकें, और इसी रूप में यह हमारा संस्कृत साहित्य उपादेय होगा। और यह संस्कृत साहित्य इस तरह का है कि जिसका अध्ययन अध्यापन न केवल भारत में चल रहा है जी अपितु विदेशों में भी। मैं यदि कहना चाहूँ जी तो अपने देश में ही लगभग 200 विश्वविद्यालयों में किसी स्तर पर संस्कृत की पढ़ाई होती है, और इससे भी अधिक विदेशों के लगभग 280 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जी जहाँ पर कि संस्कृत का अध्यापन किसी रूप में होता है। मैं स्वयं लगभग 25-30 देश घूम चुका हूँ और मैंने कई देशों में इसे पाया है। सबसे पहले तो मैं 1984 ईस्वी में फिलाडेल्फिया अमेरिका में गया था, जहाँ पर कि 6ठ विश्व संस्कृत सम्मेलन हुआ था। उसके बाद अनेक स्थानों पर गया और मैंने देखा कि संस्कृत में अभी भी पांडुलिपियाँ देश विदेश में विद्यमान हैं, जो बहुत प्रसिद्ध जी लंदन में इंडिया लाइब्रेरी है, उसमें पता नहीं कितने हजार पांडुलिपियाँ पड़ी हुई हैं। मोटे तौर पर जो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन था है, अभी भी काम कर रहा है, तो उसका कहना यह है कि 35 लाख से ज़्यादा पांडुलिपियाँ विराजमान हैं। मैंने उन पांडुलिपियों को देखा है, कई देशों में देखा है। एक उल्लेख करना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा, जो कि वहाँ की राजधानी है जी, उस कैनबरा में ये जो विश्वविद्यालय है नेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी संस्कृत की बहुत सारी पांडुलिपियाँ पड़ी हुई हैं। तो इस तरह से ये संस्कृत भाषा में जो निहित है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
जिनका अभी भी ज्ञान हम लोगों को नहीं हो पाया है। मैं एक उल्लेख करना चाहता हूँ, जिसका उल्लेख आपने किया भी, जी अर्थशास्त्र का। जी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, यह भी अभी लगभग 200 वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ, उसकी पांडुलिपि प्राप्त हुई, और यह एक जिसको कहा जाए विश्वकोश की तरह है, इंसाइक्लोपीडिया की तरह है। जी अर्थशास्त्र केवल अर्थशास्त्र की बात नहीं है, बल्कि पूरा समाज विज्ञान उसमें आया हुआ है। तो इस तरह से संस्कृत जी की बातें हैं, संस्कृत में हर कुछ विद्यमान है। संस्कृत की विशेषताएं तो और कुछ देखने को मिलती हैं। दशकुमार चरित्र में हम लोगों ने देखा कि जब आखेट के लिए जाते हैं सभी राजकुमार, उसमें एक पात्र हैं विश्रुत, और बाण से उनका ओष्ठ कट गया, और उन्होंने बिना ओष्ठ वर्ण के न जाने कितने शब्दों का प्रयोग कर दिया। ऐसा चमत्कार तो शायद किसी भाषा में देखने को मिलता होगा। इतनी चमत्कारिक भाषा। और अभी आपने कहा कि विदेशों में संस्कृत का प्रचार प्रसार हो रहा है, ये सत्य है, लेकिन भारत भूमि पर जो इसका उत्स रहा है, यहां पर संस्कृत का प्रचार प्रसार जिस ढंग से होना चाहिए, उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, आप बताएं शैलेश जी। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक योजना आई है, आपको स्मरण होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा जी एक विषय है। जी, एक बड़ी बात आप बता रहे हैं। और वो चाहे किसी भी विषय के विद्यार्थी हों, उन्हें भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करना आवश्यक होगा। जी और इस दृष्टि से भी यह उपादेय है कि संस्कृत हमारी संस्कृति की संवाहिका है, इसलिए हर एक भारतवासी को अपनी संस्कृति से परिचित होने के लिए संस्कृत के शास्त्रों की जानकारी होनी चाहिए। जी उस भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत वैदिक साहित्य हो, पुराण हो, रामायण महाभारत, या जिन वैज्ञानिक साहित्यों की आपने चर्चा की, चाहे वह आयुर्वेद हो, योग हो, ज्योतिष हो, उन सब के आरंभिक स्वरूप से विद्यार्थी को परिचित कराया जाएगा, कराया जा रहा है। उस विषय में ऐसे तथ्य समाहित किए गए हैं। तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से संस्कृत का प्रचार प्रसार उन्नत होगा, जी ऐसा मेरा विश्वास है। जी, ये बात सामने आई कि भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा जो अभी की जा रही है, खासकर अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो तैयार की गई है सरकार के द्वारा, इसके पहले भी ज्योतिर्विज्ञान सामने आया था, उसका विभाग भी खुला था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभाग चल कई रहा जगह है, विभाग है, चल रहे हैं। तो संस्कृत के लिए सरकार की ओर से भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जब हम जाते हैं थोड़ा और पहले आते हैं, राजा भोज के समय में, एक समय की बात है, राजा भोज अपने घर के बाहर बैठे हुए थे और एक लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर लिए हुए जा रहा था। दयालु राजा थे भोज, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने कहा भूरि भारस्ते बाधती। पलट कर लकड़हारा कहता है भारो न बाधते राजन यथा बाधती बाधते। कहने का तात्पर्य हुआ कि जन जन की भाषा थी संस्कृत, और खासकर मंडन मिश्र के यहाँ तो तोते और मैंने आपस में संस्कृत में बात करते थे। जब शंकराचार्य जी मंडन मिश्र का घर पूछ रहे थे तो वहाँ की महिलाएं कहती हैं यस्यप द्वारी पंजरस्था सुखसारी का अन्योन्यम वार्तालापम कुर्वन्ति तदेव गृहम मंडन मिश्र से जानी ही। क्या वैसी व्यवस्था पुनः वापस आ सकती है? मिश्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कोई भी भाषा जनभाषा इसलिए नहीं बन पाती है क्योंकि वह प्रयोग से दूर हो जाती है। जी, और भाषा को जनभाषा बनाने के लिए, जन जन के मुख पर उसे आश्रित करने के लिए यह आवश्यक होगा कि हम उसे दैनंदिन प्रयोग की भाषा बनाने की चेष्टा करें। जी, घर में पहले इसका प्रयोग हम लोग करें। जी, अपने व्यवहार की भाषा, अपने बाजार की भाषा, जी, अपने परिवेश की भाषा के रूप में जब हम उसे ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से संस्कृत एक जनभाषा बन जाएगी। जी, जैसे अभी कर्नाटक में एक परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार है वो, और उस परिवार में आज भी संस्कृत भाषा का ही
प्रयोग होता है आज भी। न केवल एक परिवार है अपितु पूरा एक गांव है जी और इसी तरह से अन्य बहुत सारे गांव भी विकसित हो रहे हैं जी जहाँ के सभी लोग संस्कृत बोलते हैं। जी। हाँ, तो ऐसा है। तो मुथुटू ये गांव है। वैसी ही व्यवस्था जब हो जाए संस्कृत की पूरे भारतवर्ष में, तो मुझे लगता है कि एक बार भारत पुनः विश्व गुरु कहलाने का हकदार हो जाएगा। आगे मैं देखता हूं कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं, महाभारत में कहा गया है यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। इस सूक्ति से आप कहां तक सहमत हैं डॉक्टर शुक्ल जी? ये तो खैर महाभारत के विषय में कहा गया है जी कि यहाँ जो कुछ भी है वह अन्यत्र तो जरूर मिल जाएगा, परंतु यहाँ यदि नहीं है वो कहीं तो नहीं वह है। कहीं नहीं है। जी। तो इस तरह से महाभारत के विषय में कहा गया। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ रत्न है जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं जी और उन 1,00,000 श्लोकों में क्या ज्ञान की बातें हैं अविश्वसनीय है। और इसी तरह से जिसका उल्लेख शैलेश जी ने भी किया, 18 महापुराणों की चर्चा। वैसे पुराण बहुत हैं लेकिन 18 महापुराण का उल्लेख आता है। उसमें बहुत सारे पुराण जो हैं वो बहुत विशाल हैं। उसी में एक स्कंद पुराण है जो कि जिसमें 80,000 श्लोक हैं। तो जिस तरह से महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं उसी तरह से 80,000 श्लोक हैं स्कंद पुराण में। जी। और इसी क्रम में आगे चलकर जो श्रीमद् भागवत पुराण हुआ, भागवत पुराण जिसको कहा जाता है, और उसमें जो ज्ञान की राशि है कहा जाता है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, जी कि जो विद्वान होते हैं उनकी परीक्षा भागवत में होती है। बहुत सारी कथाएं हैं इसके संबंध में। तो ये हमारे यहाँ अनेक ग्रंथ हुए हैं और अनेक शास्त्र हुए हैं जिनका कि उल्लेख प्राप्त होता है। जी। हम जहाँ तक देखते हैं हमारे जीवन के दो ही मार्ग हैं, एक अध्यात्मवादी मार्ग और दूसरा भूतवादी मार्ग, भौतिकतावादी मार्ग। हम जब वैदिक वाङ्मय का अध्ययन करते हैं, वेदों का, ब्राह्मणों का, आरण्यकों का, उपनिषदों का, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये तीन संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक, ये तो कर्म मार्गी हैं, लेकिन उपनिषद ज्ञान मार्गी है। वर्तमान भौतिकवादी परिप्रेक्ष्य में पूरी दुनिया इसमें समाहित है। उसको अध्यात्मवाद की ओर वापस लाने के लिए उपनिषद कहाँ तक समर्थ हो सकते हैं? देखिए, आज के समाज की ओर दृष्टि डालें जी तो जिस तरह से जीवन मूल्यों का क्षरण हो रहा है जी और दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, जी तो उपनिषदों का महत्व स्वयं सिद्ध है। जी। जहाँ हमारे महर्षि ये प्रार्थना करते हैं कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, लेकिन आज के परिवेश में हम कितना भद्र देख और सुन पाते हैं? जी। उपनिषदों में जिन जीवन मूल्यों की स्थापना की गई है, निश्चित रूप से समाज को उसकी आज आवश्यकता है। जी। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव जी आदि का संदेश है हमारे उपनिषदों में। माता पिता के संबंध में, आचार्य, अतिथि आदि के संबंध में, या समाज के अन्य वर्गों को लेकर जो हमारे संबंधों की मधुरता है, उसमें कितनी मधुरता रही, कितनी मिठास शेष है, यह विचार करने के लायक है और उपनिषदों का मार्ग हमें अनुसरण करना चाहिए। उपनिषदों में जो सबसे प्रसिद्ध उपनिषद है, जी प्रथम उपनिषद जी जी ईशावास्य कहा जा सकता है, ईशावास्य उपनिषद, उसमें पहला ही मंत्र आता है, जी हाँ, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य सुधनम। यह श्लोक, यह मंत्र इतना महत्वपूर्ण है जी जो हमारी भारतीय संस्कृति को बतलाने में सक्षम है। कहा जाता है कि यह सब कुछ, जो भी कुछ भी है,
वह सब ईश्वर के ईशावास्य माने ईश्वर के द्वारा आच्छादित है, और उसके प्रति हमको गिद्ध की तरह नहीं रहना है, माने उसके प्रति लालायित नहीं रहना है। और एक बात कही गई है वहाँ पर, तेन त्यक्तेन भुंजी था, जी उसका त्याग पूर्वक उपभोग करो। माँ यह कहा है त्याग पूर्वक उपभोग। यह त्याग पूर्वक उपभोग कैसे होगा, यह पाश्चात्य जगत के लोग शायद नहीं समझ सकते हैं। यह हमारा जो भारतीय मत है, भारतीय मनीषा है, वही इस बात को बतला सकती है। तो इस तरह से उपनिषदों का बहुत महत्व है। जी नहीं, उसका अगला ही श्लोक है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये तो स्वयं में वैज्ञानिक लगता है, चमत्कारिक लगता है कि ईश्वर पूर्ण है और उसके द्वारा बनाई गई ये रचना भी पूर्ण है। उस पूर्ण से अर्थात ईश्वर के पूर्ण से इस पूर्ण को अर्थात ईश्वर के द्वारा बनाई गई रचना को निकाल भी लिया जाए तो भी वह पूर्ण ही बचता है। मैं कभी अपने व्याख्यानों में जी छात्रों के बीच बोलता रहा हूँ कि इसको यदि हम पूर्ण की जगह पर शून्य कर दें जी तो उसके द्वारा भी इसका अर्थ समझा जा सकता है। जी ओम शून्यमिदं शून्यमदः शून्यमदः शून्यात् मुदच्यते जी शून्यस्य शून्यमादाय शून्यमेवावशिष्यते। जी। कि शून्य में जोड़ करेंगे शून्य तो शून्य ही आएगा। शून्य से भाग देंगे शून्य में तो शून्य ही आएगा। शून्य से घटाव करेंगे तो शून्य ही आएगा, और शून्य का गुना शून्य ही होगा। तो इस तरह से शून्य है, यानी यह ब्रह्म जो है वह सर्वदा पूर्ण है। इस तरह की बातें हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने कही है। जब संस्कृत के परंपरा को हम देखते हैं तो उसके न जाने कितने विभाग हैं। सच्चाई तो है कि हम समस्त विभागों की भी जानकारी नहीं रख पा रहे हैं। साहित्य तो सबसे सरल माध्यम है उन विभागों का, सबसे सरल विभाग है। व्याकरण है, वेद हैं, ज्योतिष हैं, कर्मकांड हैं, पुराण हैं, दर्शन है, न्याय है, मीमांसा है, आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, न जाने कितने उसके विभाग हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम उन विभागों का अध्ययन कैसे कर पाएं सरलता पूर्वक, उस पर थोड़ा प्रकाश आप डालेंगे। देखिए, संस्कृत का वांग्मय बहुत विशाल है, जैसा प्रोफेसर शुक्ल ने कहा अभी जी, और सबको समेट पाना, सबका अध्ययन एक व्यक्ति कर ले, जी ये थोड़ा कठिन कार्य अवश्य है। लेकिन मैंने अभी आपसे चर्चा की कि थोड़ा संक्षेप में ही जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो भारतीय ज्ञान परंपरा का रखी गई है, भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्ययन के अंतर्गत इन सभी शास्त्रों को, जिनकी आपने चर्चा की, जिन वैज्ञानिक शास्त्रों की चर्चा की, जिन साहित्य की चर्चा की, जिस व्याकरण की चर्चा की, योग, ज्योतिष, आयुर्वेद, इन समस्त शास्त्रों का अध्यापन उस भारतीय परंपरा के अंतर्गत किया जा रहा है। जी, तो इसको लेकर के हम अगर देखें तो संस्कृत के विषय में अभी सरकार सचेष्ट है और समाज भी इसकी ओर चेष्टा कर रहा है। सूत्र वाक्य में मैं कहना चाहता हूँ, विना संस्कृतम संस्कृतिर्नैव न स्यात्, विना संस्कृतम सद्गतिर्नैव न स्यात्, विना संस्कृतम उन्नतिर्नैव न स्यात्, अतः संस्कृतम सर्वदा सेवनीयम। आप सभी इस कार्यक्रम में आए, आप दोनों का बहुत बहुत आभार।